अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे वीक 11 का लेक्चर 1 और प्रिसाइसली हमारा टॉपिक है फ़िल्टर डिज़ाइनिंग का। और उसमें भी अगर हम बात करें तो अगली जो 2 से 3 क्लासेस हैं उसमें हम लोगों ने FIR फ़िल्टर डिज़ाइनिंग करनी सीखनी है, ठीक है? तो फ़िल्टर डिज़ाइनिंग से पहले हम ज़रा थोड़ा सा बैकग्राउंड डेवलप कर लें, ठीक है? कि हमें फ़िल्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? कौन से ऐसे टास्क्स हैं जो कि हम फ़िल्टर्स के साथ कैरी आउट करते हैं, ठीक है? उनमें से कुछ चीज़ें आप लोगों ने सुनी होंगी और कुछ हम यहाँ पे रिवाइज़ भी कर लेते हैं। मसलन कि नॉइज़ की सप्रेशन, हमारा जो डिज़ायर्ड सिग्नल है उसमें एक या एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर अगर नॉइज़ अफ़ेक्ट करे तो उसको हम सप्रेस करना चाहेंगे, दैट इज़ डन थ्रू अ फ़िल्टर। इसी तरह से कोई ख़ास फ्रीक्वेंसी या बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ को एनहांस या फिर रिजेक्ट करना चाहें तो वो भी हम फ़िल्टर के थ्रू करते हैं। ठीक है? इसी तरह से आपने अक्सर सुना होगा 3 डीबी बैंडविड्थ का नाम। 3 डीबी बैंडविड्थ एक ऐसी बैंडविड्थ होती है जहाँ पर हमारे पास सिग्नल की बैंडविड्थ या रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज अगर बहुत ज़्यादा हो तो हम इन्फिनिट बैंडविड्थ कंसीडर करने की बजाय सिर्फ उस रेंज के अंदर बैंडविड्थ कंसीडर करते हैं जहाँ पे सिग्नल की पावर उसकी मैक्सिमम पावर से 50% रह जाए या सिग्नल का एम्पलीट्यूड उसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से का 70.7% रह जाए। तो वो भी जो प्रोसेस होता है जिसमें हम इन्फिनिट बैंडविड्थ के बजाय एक 3 डीबी बैंडविड्थ कंसीडर करते हैं, तो वो भी फ़िल्टर्स के थ्रू कैरी आउट होता है प्रोसेस, ठीक है? उसके अलावा कुछ और स्पेशल ऑपरेशंस हैं जिनको हम इसी टॉपिक के अंदर रखेंगे और इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी, दैट इज़ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और उसके अलावा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। तो ये जो स्पेशल प्रोसेसेस हैं ये भी जिन सिस्टम्स के थ्रू किए जाते हैं वी कॉल देम फिल्टर्स। ठीक है, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनकी वजह से हमें फिल्टर्स बनाने पड़ते हैं या उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब स्पेसिफिकली क्योंकि हम डीएसपी पढ़ रहे हैं तो जो हम फ़िल्टर्स डिज़ाइन करना सीखेंगे दे विल बी डिजिटल फ़िल्टर्स। तो हमें थोड़ा-सा ये भी पता होना चाहिए कि व्हाई डिजिटल फ़िल्टर्स, व्हाट इज़ देयर प्रोबेबल एडवांटेज ओवर एनालॉग फ़िल्टर्स। अच्छा, एक तो ये प्रोग्रामेबल होते हैं। प्रोग्रामेबल का मतलब ये है कि रिकॉन्फ़िगरेबल। हमने उनको अगर एक दफ़ा डिज़ाइन कर दिया, बना दिया एक सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर हार्डवेयर के थ्रू जिस तरह से हम एफपीजीए वगैरह में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो इट्स नॉट लाइक दैट वो चेंज नहीं फिर हो सकते, ठीक है? तो आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से रीप्रोग्राम कर सकते हो, रिकॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा फिर रिलायबल होते हैं। जिस ऑपरेशन के लिए वो जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है वो एक डिजिटल फ़िल्टर, वो हमेशा वही ऑपरेशन उसी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के साथ मन-वन परफ़ॉर्म करेगा, चाहे आप उसको जितने साल के बाद भी इस्तेमाल करो या उसको उठा के किसी और सिस्टम में भी प्लग इन कर दो, वो हमेशा उसी कॉन्फ़िगरेशन के तहत काम करेगा जिसके तहत वो बनाया गया था। अच्छा, इसी तरह से उसमें इसका एक और बड़ा फ़ायदा जो कि एनालॉग फ़िल्टर्स में बिल्कुल भी नहीं है, वो ये है कि दीज़ फ़िल्टर्स आर फ्री फ्रॉम कंपोनेंट ड्रिफ्ट। मसलन एनालॉग फ़िल्टर में तो टेम्परेचर के बड़े मसले मसाइल रहते हैं। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से आर, एल, सी इन तीनों के वैल्यूज़ में फ़र्क पड़ सकता है। अब इन तीनों के वैल्यूज़ में फ़र्क पड़ा तो ऑल टुगेदर फ़िल्टर की जो परफ़ॉर्मेंस है वो अफ़ेक्ट कर सकती है। जबकि इसमें उनको इस्तेमाल करते हैं
तो उन कोफिशेंट्स में चेंज नहीं आ सकता, उन कोफिशेंट की वैल्यूज़ में। तो इसका मतलब ये है कि ये इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो उसमें ड्रिफ्टिंग का प्रॉब्लम नहीं है, उसमें चेंज हो जाने वाला मसला नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो रिलायबल। ठीक है, और इसी तरह से उसको टाइम एंड अगेन ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कुछ फ़ायदे हैं डिजिटल फ़िल्टर्स के एज़ कम्पेयर टू देयर एनालॉग काउंटर पार्ट्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अच्छा जी डिजिटल फ़िल्टर्स हम लोगों ने इस्तेमाल करने क्योंकि उसके फ़ायदे बहुत हैं। तो अब डिजिटल फ़िल्टर्स किस तरह के हम इस्तेमाल करें, तो वहाँ पे हमारे पास जाके 2 कैटेगरीज़ आती हैं। एक कैटेगरी है जिसका नाम है आईआईआर डिजिटल फ़िल्टर। ठीक है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि आईआईआर इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। इस तरह के डिजिटल फ़िल्टर या सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है दैट हैज़ इन्फिनिट नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है, बेशक वो टाइम के साथ डिक्रीज़ होते चाहें, बट दैट सिस्टम हैज़ इन्फिनिट नंबर ऑफ सैंपल्स। इस तरह के फ़िल्टर का जो ट्रांसफ़र फ़ंक्शन होता है वो एक रैशनल फ़ंक्शन होता है, रैशनल एक्सप्रेशन। और उसको हम डिफ़ाइन करते हैं इस तरह से, if m is lesser than n then this expression is a proper function। ठीक है, अच्छा अब इसकी जो डिफरेंस इक्वेशन लिखी जाती है दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ आर्मा। अगर आपने नाम नहीं सुना पहले तो आर्मा इज बेसिकली ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज। ठीक है, पहले मैं इसकी इक्वेशन लिख लूँ इस ट्रांसफर फंक्शन के लिहाज से जो इक्वेशन बनती है, और फिर मैं ज़रा इन दो टर्म्स ए आर यानी कि ऑटो रिग्रेसिव और एम ए यानी कि मूविंग एवरेज इनका ज़रा मतलब आपको बताती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब एच जी बिकॉज एच ओ जी इज इक्वल टू वाई ओ जी अपॉन एक्स ओ जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर तो ये इक्वेशन लिखी जाएगी इस तरह से। एन माइनस कैपिटल एन। और इसका जो लास्ट डिलेड एलिमेंट जिसके ऊपर ये इक्वेशन डिपेंड करेगी दैट इज द mth एलिमेंट x ऑफ n माइनस m। अच्छा, ऑटो रिग्रेसिव का मतलब ये है कि ये जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है इस वक्त, ये अपनी ही पुरानी वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको हम ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जो वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी ही पास वैल्यू पर डिपेंड करे, इस ओवरऑल प्रोसेस को ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और मूविंग एवरेज इस तरह से कि बेसिकली जो जितने में कोफिशेंट्स हैं यहाँ सारे के सारे मल्टीप्लाई होकर किसी वेरिएबल से, यानी कि जैसे एक्स ऑफ एन बी नॉट से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स ऑफ एन माइनस वन बी वन से, और जैसे एन की वैल्यू अब चेंज होगी तो ये जो विंडो है ये थोड़ी सी अगले एम वैल्यूज़ और पास्ट एन वैल्यूज़ को लेगी, फिर एन की वैल्यू की मज़ीद चेंज होगी तो ये जो विंडो है जो बेसिकली जिसमें इनपुट के सारे सैंपल्स कैप्चर हो रहे हैं और आउटपुट की पास्ट वैल्यूज़ ली जा रही हैं, वो नेक्स्ट एन वैल्यूज़ और एम वैल्यूज़ को कंसिडर करेगी, तो इसलिए इसको हम मूविंग एवरेज कहते हैं कि इनकी एवरेज कंप्यूट हो रही है एक्चुअली। ठीक है, फॉर एग्जांपल एवरेज का बेसिकली तो मतलब ये होता है कि अगर ये बी नॉट बी वन ये सारे के सारे बराबर हो जाएं, इन सब की वैल्यू वन बाई एम हो जाए तो दैट वुड बी अ ट्रू एवरेज, बट वेटेड एवरेज एक तरह से काउंट हो रही है। और मूविंग का मतलब ये है कि जैसे जैसे एन की वैल्यू चेंज हो रही है तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ रनिंग विंडो जिसमें हम एम और एन सैम्पल्स कैप्चर करके, इनपुट के एम सैम्पल्स आउटपुट के एन सैम्पल्स कैप्चर करके उनको डिफरेंट वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके सम करते हैं। और ऑटो रिग्रेसिव का मैंने आपको बताया है कि अपनी ही
पास्ट वैल्यूज़ पे डिपेंड करने वाला सिस्टम एक ऑटो रिग्रेसिव सिस्टम या प्रोसेस कहलाता है। अच्छा, ये तो हो गया एक आईआईआर डिजिटल फ़िल्टर का ट्रांसफ़र फ़ंक्शन और उसकी डिफरेंस इक्वेशन। हमारे पास एक और तरह के डिजिटल फ़िल्टर्स होते हैं, वी कॉल देम एफआईआर डिजिटल फ़िल्टर्स। और एफआईआर डिजिटल फ़िल्टर्स में जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है दैट हैज़ फिनिट या काउंटेबल नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है, इस तरह के फ़िल्टर का जो ट्रांसफ़र फ़ंक्शन होता है दैट इज़ डिफाइंड in numerator only, in terms of numerator only। ठीक है, it has no poles। ये हमारे पास इसका ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, और हमारे पास जो इस तरह के सिस्टम की डिफरेंस इक्वेशन लिखी जाएगी वो कैसी होगी? अच्छा, यू शुड पॉज दिस वीडियो एट दिस टाइम एंड गिव इट अ थॉट कि क्या ये एक ऑटो रिग्रेसिव मॉडल है या फिर ये एक मूविंग एवरेज मॉडल है। ठीक है, बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन यू शुड एटलीस्ट गिव इट अ थॉट। अच्छा, अब इसका जवाब ये है कि चूंकि इसमें आउटपुट अपनी पास वैल्यूज पे डिपेंड नहीं कर रही तो ये एक ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस नहीं है। दिस इज़ अ मूविंग एवरेज प्रोसेस। ठीक है, तो एक एफ आई आर फिल्टर जो होता है दैट इज़ अ मूविंग एवरेज प्रोसेस और उसमें हमारे पास इस किस्म का ट्रांसफर फंक्शन और इस तरह की डिफरेंस इक्वेशन होती है। अब हम जाहिर सी बात है कि दो तरह के हमारे पास सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों के अपने अपने कुछ ना कुछ फ़ायदे नुकसान होंगे जिनकी वजह से ये दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो कौन सी सिचुएशंस में हम डबल आई आर फिल्टर्स को प्रेफर करते हैं, कौन सी सिचुएशंस में एफ आई आर को प्रेफर करते हैं, उसका पता चलाने के लिए हमें उन दोनों के अपने फ़ायदे ज़रूर पता होने चाहिए। तो अभी हम ज़रा इन दोनों के फ़ायदे नुकसानात ज़रा देख लेते हैं। अच्छा जी, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ आईआईआर एंड एफआईआर फिल्टर। अच्छा, अब एफआईआर फिल्टर्स की there are some desirable characteristics or properties told by them, that's why they are preferred to be used instead of IIR filters in some situations। और वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट आर मतलब सबसे पहली बात ये है कि जो इसकी सबसे ज़्यादा फेवरेबल बात है, यानी कि जिस जिस एक जो रीज़न जिसकी वजह से ये टोटली मतलब उस रीज़न को देख कर ये इस्तेमाल किए जाते हैं वो ये है कि एफ आई आर फिल्टर्स हैव एग्जैक्ट लीनियर फेज। अच्छा, अभी हम जब ये थोड़ा सा बैकग्राउंड ख़त्म करेंगे ना और थोड़ी सी फिल्टर डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे तो फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि जो लीनियर फेज का क्या मतलब है और इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इतना बड़ा फ़ायदा है कि एफ आई आर फिल्टर्स कई दफ़ा सिर्फ इस फ़ायदे की वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा they are inherently stable, they are naturally stable because they don't have any poles। systems जब भी unstable होते हैं ना तो वो poles की वजह से होते हैं because poles ने decide करना होता है यूनिट सर्कल के नॉट एग्जैक्टली यूनिट सर्कल बिकॉज अगर वो यूनिट सर्कल के अंदर है तो जाहिर सी बात है कि वो तो कॉजल सिस्टम की वजह से हम बात करते हैं लेकिन उनके आरओसी में मतलब यूनिट सर्कल है कि नहीं तो इस तरह की जो बातें हैं वो सारी की सारी मतलब वो पोल्स के इर्द गिर्द घूमती हैं जो स्टेबिलिटी वाली बातें हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा सिस्टम जिसमें पोल्स का चक्कर ही ना हो तो वो तो सिस्टम अनस्टेबल हो ही नहीं सकता। तो एफ आई आर फिल्टर्स आर इनहेरेंटली एंड नेचुरली स्टेबल सिस्टम्स। ठीक है, उसके अलावा वी हैव lots of methods and flexible methods to design FIR filters। ठीक है, यहाँ बस we have quite a few methods तो इसलिए ये थोड़ी सी इनकी ये भी बात इनके फेवर में जाती है और उसके अलावा दे आर टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, अब
कन्वीनियंट होना एक चीज़ है और एफिशिएंट होना एक और चीज़ है। एफआईआर को फ़िल्टर करना कन्वीनियंस है हमारे लिए और आईआर को फ़िल्टर करना या आईआर फ़िल्टर इट देमसेल्व्स दे आर एफिशिएंट, उनको अब देखते हैं। तो ये हमारे पास जो 4 फ़ायदे हैं ना, ये एफआईआर फ़िल्टर्स के, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना ये वाला फ़ायदा है, ठीक है, कि इनका फ़ेज़ लीनियर होता है। अच्छा जी, ऑन दी अदर हैंड इनके नुकसान या आईआर फ़िल्टर के फ़ायदे क्या हैं? ये जो एफआईआर फ़िल्टर्स हैं ना, दे हैव वेरी लॉन्ग डिलेज बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। अब उसकी वजह ये भी है समटाइम्स के जो इसका बेसिकली दूसरा नुकसान है कि समटाइम्स टू मीट आवर डिज़ायर्ड स्पेसिफिकेशंस, यानी कि हमें जिस तरह का फ़िल्टर बनाना है वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए जो हम जब एफआईआर फ़िल्टर डिज़ाइन करते हैं तो उसके टैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। टैप्स का मतलब ये है कि इसमें ये जो हाँ जी, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें बी नॉट या बी वन अप टिल बी एम, दीज ऑल आर टैप्स मल्टीप्लाइंग जो कोफिशिएंट्स हैं। तो या टैप ज़्यादा होने का मतलब है कि एम इज़ वेरी लार्ज, या एम बिकम्स वेरी लार्ज व्हेन वी आर ट्राइंग टू मीट सम स्पेसिफिकेशंस विद एफआईआर फ़िल्टर। तो इसलिए जनरली हम इनपुट देने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है आउटपुट लेने के लिए। एक तो उसका ये नुकसान है एफआईआर फ़िल्टर का। उसके अलावा अगर हमारे पास लीनियर फेज़ की स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट ना हो तो एफआईआर फ़िल्टर को हम प्रेफर नहीं करते। फिर वी वांट आईआर फ़िल्टर्स बिकॉज़ एक अब इसमें दो चीज़ें हैं समझने वाली, या ये कि हम इस वाले फ़ायदे को 2 तरीकों से समझ सकते हैं। वो ये कि अगर हमारे पास एक स्पेसिफ़िक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, जिसको देखते हुए हमने फ़िल्टर डिज़ाइन करना है। तो अगर हम इसको आईआर फ़िल्टर से डिज़ाइन करेंगे, मतलब फ़ोर्स हम इसको दो तरीकों से डिज़ाइन कर सकते हैं ना। जैसे हमें अगर लो पास फ़िल्टर अगर एक बनाना है जो कि हम एक चाहते हैं कि हार्श फ्रीक्वेंसी से ऑनवर्ड्स फ्रीक्वेंसीज़ को पास ना करे, और जिन फ्रीक्वेंसीज़ को पास करे उनको इतने एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड के साथ पास करे। तो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मीट करने के लिए अगर हम एक आईआर फ़िल्टर बनाएँ और एक एफआईआर फ़िल्टर बनाएँ, तो जो एक आईआर फ़िल्टर है, इट रिक्वायर्स लेसर नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स, ठीक है। एफआईआर को एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रेप्लिकेट करने में ज़्यादा कोफिशिएंट्स लगेंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज़ एफिशिएंट टू इम्प्लीमेंट। अच्छा, या फिर अ, अगर हमारे पास सेम नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स हों आईआर फ़िल्टर के और एफआईआर फ़िल्टर के, ठीक है। मतलब अगर हम लोगों ने दो फ़िल्टर्स डिज़ाइन किए विद सिमिलर नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स, तो आईआर फ़िल्टर का जो मतलब जो एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बनेगा, दैट वुड बी बेटर or more closer to the desired frequency response as compared to the frequency response yielded by FIR filter, ठीक है। तो इन इस बात को देखने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि एक जैसा अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हो तो IIR फिल्टर को लेसर नंबर ऑफ कोफिशिएंट चाहिए होते हैं, और अगर सेम नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स हों तो IIR फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ज़्यादा बेहतर होता है। बेहतर का मतलब हम ज़ाहिर सी बात है कि इस मुकाबला करते हैं ना किसी चीज़ से। बेहतर का मतलब ये है कि वो डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के ज़्यादा करीब तर होगा, दोनों में एरर कम होगा, उसको ज़्यादा क्लोजली या एक्यूरेटली फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा कंपेयर कर लिया एफआईआर और आईआर फ़िल्टर्स को। अब चूँकि हम फॉर्मली एफआईआर फ़िल्टर्स की डिज़ाइनिंग तो खैर शायद आज ना करें, मतलब उसके उनके बारे में आज पढ़ने लगे हैं। तो उनको पढ़ने से पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे मैंने बहुत एम्फेसाइज़ भी किया है कि इनका फ़ेज़ लीनियर होता है, तो वो मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगी कि उस बात का एग्ज़ैक्टली मतलब क्या है। अच्छा जी, अम, हमारे पास लेट सपोज अगर दो सिग्नल्स हो, एक मिनट, अच्छा जी, ये मेरे पास एक सिग्नल है x1t, सॉरी xt, नॉट x1t,
मेरे पास एक सिग्नल है x1t विच इज सम ऑफ टू सिग्नल्स x1t एंड x2t, ठीक है। अच्छा, और x1t को अगर मैं प्लॉट करूं, मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी, मतलब x1t बेसिकली इसकी जो इक्वेशन है दैट इज साइन 2πt, ठीक है। और इसके अगर मैं 2 सेकेंड्स में देखूं तो मेरे पास इसके 2 साइकिल्स आ रहे हैं। अच्छा, और x2t इज़ अ फास्टर वर्जन ऑफ x1t, और उसकी फ्रीक्वेंसी या ओवरऑल सिग्नल जो है वो इस तरह से लिखा जा सकता है। और उसको अगर मैं 2 सेकेंड्स के लिए देखूं तो मेरे पास इट्स नॉट ड्रॉन अप टू स्केल, लेकिन मेरे पास कोई 4 साइकिल्स इन 2 सेकेंड्स में आएंगे, ठीक है। और अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ एक्स टी, मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि उसको उतना प्रॉपरली प्लॉट कर सकूँ जितना जितना मतलब ये सिग्नल एक्चुअली सम होके बनता है। लेट मी ट्राई। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये 2 सेकेंड्स तक ये सिग्नल कितना बना है। शक्ल थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप प्रॉब्ली इसका पैटर्न फिगर आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे जाके 1 सेकेंड ख़त्म हो रहा है, तो मतलब इसका जो टाइम पीरियड है सिग्नल का वो दैट इज़ 1 सेकेंड, और मतलब 2 तक मैंने बेसिकली इसके 2 साइकिल्स बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो दिस इज़ एक्स टी। अच्छा, अब इस स्लाइड को हमने ज़रा बार बार इसको रेफर करना है, तो मैं इसको रख लेती हूँ साइड पे। अच्छा, अब हम लोगों ने करना यूँ है कि एक्स टी को पास करना है हमने एक ऐसे सिस्टम से जो कि दोनों कंपोनेंट्स में से ये दोनों कंपोनेंट्स में कांस्टेंट फेज इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। तो अब हम कर यूँ रहे हैं कि एक्स टी को पास करें एक ऐसे सिस्टम में विच इज़ अ कांस्टेंट फेज सिस्टम, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो एक्स डैश टी इसके आउटपुट पे जो या एक्स ए टी बेसिकली, एक और बेहतर तरीका है कि इसके हम सबस्क्रिप्ट में सी पी लिखते हैं। जो एक्स सी पी टी है, हाउ मच डिफरेंट इट इज़ देन एक्स ऑफ टी, ठीक है। अच्छा, तो अब ये सी पी जो है ये कांस्टेंट फेज सिस्टम ये करेगा यूँ कि एक्स ऑफ टी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें कांस्टेंट फेज इंट्रोड्यूस करेगा। वो फेज हम सेट भी कर सकते हैं या उसका कोई इनहेरेंट भी हो सकता है। तो लेट्स सपोज कि ये कोई 90 डिग्री का फेज सारे के सारे कंपोनेंट्स में इंट्रोड्यूस कर देता है। अच्छा, तो इस सूरत हाल के बाद हमारे पास जो x1 t का कंपोनेंट कांस्टेंट फेज के बाद, ये मैंने x1 डैश सी पी लिखा है, जो मेरे पास आएगा वो कुछ आएगा इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से एक्स टी का जो दूसरा कंपोनेंट है बेसिकली एक्स टू टी, उसका जो कांस्टेंट फेस कंपोनेंट होगा वो कुछ आएगा मेरे पास अगेन इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरे पास x1 t कांस्टेंट फेस कंपोनेंट जिसमें 90 डिग्री का फेस इंट्रोड्यूस हुआ, और ये x2 t का कांस्टेंट फेस कंपोनेंट जब इसमें 90 डिग्री का फेस इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा, अब इनको अलग अलग बनाने का मकसद ये था कि मैं ये बता सकूं कि बेसिकली ये जो सिस्टम है सीपी सिस्टम, ये इसमें किस किस्म के चेंजेस इसमें लेकर आएगा, लेकिन ओवरऑल जब सिस्टम से ये सिग्नल बाहर निकलेगा तो वो सम्ड सिग्नल के तौर पर ही बाहर निकलेगा।
अच्छा, तो जब ये सिग्नल बेसिकली एक्स ऑफ टी जब बाहर निकलेगा, जिसको हम लोगों ने एक्स सी पी टी का नाम दिया है, तो यानी कि ये जब ये दोनों सिग्नल्स सम होंगे, तो जो आउटपुट मेरे पास आएगी दैट इज या दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर उसका एक साइकिल ख़त्म हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक कांस्टेंट फेज सिस्टम से हमने इस एक्सटी को गुजारा, हमने इंडिविजुअली देखा कि उसमें जो जितने भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनमें फेज किस तरह से इंट्रोड्यूस होता है, और फिर जब ये सिग्नल इस सिस्टम से गुजर के आउटपुट पे निकलेगा, हम लोगों ने आउटपुट का नाम एक्स सी पी टी रखा, और वो उस आउटपुट की जो शक्ल सूरत होगी वो कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, अच्छा, अब हम इसी सिग्नल को एक्स ऑफ टी को एक ऐसे सिस्टम से पास आउट करने लगे हैं जो कि कांस्टेंट टाइम डिले सिस्टम है। ठीक है, कांस्टेंट टाइम डिले सिस्टम का मतलब ये है, और इससे निकलने वाला जो आउटपुट है, लेट्स कॉल इट विद सब्सक्रिप्ट सी टी। ठीक है, कांस्टेंट टाइम डिले का मतलब ये है कि अब ये हर कंपोनेंट में एक जितना टाइम डिले ऐड करेगा। ठीक है, अच्छा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा ना आपको ये भी दिखाने की ज़रूरत है कि ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल से, ठीक है, एक्स वन टी एक्स टू टी, और ये हमारे पास एक्स ऑफ टी था। अच्छा, अब हम लोगों ने जो इसमें कांस्टेंट टाइम डिले इंट्रोड्यूस करना है, मतलब हम ये चाह रहे हैं कि जो हर कंपोनेंट में 0.5, अच्छा, हम चाह रहे हैं का मतलब बेसिकली ये है कि जब हम किसी सिस्टम में ये कांस्टेंट टाइम का एक एलिमेंट ऐड करते हैं, या हम किसी सिस्टम टाइम डिले सिस्टम से एक इनपुट को गुजारते हैं, तो बेसिकली उसके सारे के सारे कंपोनेंट्स नेचुरली उस टाइम शिफ्ट को या टाइम डिले को एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, अब ये जो कांस्टेंट टाइम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेट्स सपोज के इट्स ऑफ 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो अब इन सिग्नल्स को जहन में रखते हुए कि एक्स वन टी हमारे पास क्या था और एक्स टू टी हमारे पास क्या था, ज़रा हम इनका डिलेड वर्जन्स देखते हैं। टाइम शिफ्टिंग के बाद एक्स वन का जो कांस्टेंट टाइम शिफ्टेड वर्जन है, दैट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, 0.5 सेकेंड्स का इसमें डिले इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, और जो हमारे पास एक्स टू का कांस्टेंट टाइम शिफ्टेड वर्जन है, उसमें चूंकि 0.5 सेकेंड्स का ओवरऑल मतलब जो साइकिल का चूंकि लेंथ 0.5 सेकेंड्स है इसमें, तो ओवरऑल इसकी शक्ल नहीं बदलेगी। ठीक है, अच्छा, अगर आपको कहीं पे एम्पलीट्यूड का फ़र्क लगे ना, तो दैट इज़ जस्ट बाय चांस। एम्पलीट्यूड में डिफरेंस नहीं है, तो इनका इसका एम्पलीट्यूड इसका एम्पलीट्यूड दोनों दोनों में वन या सेम प्लॉट करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा जी, तो कांस्टेंट टाइम सिस्टम जिसका टाइम हम लोगों ने 0.5 सेकेंड्स शिफ्ट अज्यूम किया, या डिले, या इसको डिले कह सकते हैं हम, उसकी वजह से जो इंडिविजुअली अगर हम इनको अलग अलग एनालाइज करें तो कुछ इस तरह के ये प्लॉट होंगे। और अगर हम एक्स सी टी को देखें, जो कि इन दोनों का बेसिकली सम होगा, तो उसको अगर हम प्लॉट करके देखें तो वो कुछ होगा इस तरह का। मैं थोड़ी सी कोशिश करूँ कि मुझसे ये बन जाए उस तरह का जैसे ये एक्चुअली बनना चाहिए।
अच्छा, ओके, आई गेस मैं थोड़ा सा कामयाब हो ही गई हूँ। अच्छा, अब अगर हम इस सिग्नल को यानी कि एक्स सी टी को कंपेयर करें ओरिजिनल सिग्नल के साथ, ठीक है। अच्छा, चलो हम इसको ऐसे थोड़ा सा रख के देख लेते हैं ताकि ये एक स्क्रीन में दोनों नज़र आ सकें। तो एक्स सी टी हमें देख के पता चल रहा है कि दिस इज़ बेसिकली अ डिलेड वर्जन ऑफ एक्स ऑफ टी, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्स सी पी, ये जो हमारे पास एक्स सी पी है, एक्स सी पी और एक्स टी को कंपेयर करें तो हमें इनकी शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही है, ठीक है। एक्स सी पी इज़ टोटली डिफरेंट दैन एक्स ऑफ टी। लेकिन एक्स सी टी जहाँ पर सब कंपोनेंट्स में कांस्टेंट टाइम शिफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज सिंपली अ डिलेड वर्जन ऑफ एक्स ऑफ टी। अच्छा, अब इस बात का मतलब ये है कि अगर सारे के सारे कंपोनेंट्स में कांस्टेंट फेज इंट्रोड्यूस हो जाए, मतलब किसी हम सिस्टम से गुजार रहे हैं, उसमें कुछ किसी किस्म का ग्लिच है और उस ग्लिच की वजह से इनपुट के सारे कंपोनेंट्स में एक ही जैसा फेज इंट्रोड्यूस हो जाए, तो ओवरऑल वो जो इनपुट सिग्नल होता है उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल बदल जाती है। लेकिन किसी वजह से इनपुट के सारे कंपोनेंट्स में एक जैसा टाइम शिफ्ट इंट्रोड्यूस हो जाए, तो ओवरऑल सिग्नल टाइम में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी शेप नहीं बदलेगी। अब दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपको प्रॉब्ली रिवाइंड करके फिर से सुनना पड़े, लेकिन इसको समझने की और दिल में बिठाने की ज़रूरत है कि कांस्टेंट फेज शिफ्ट इन एवरी कंपोनेंट लीड्स टू अ टोटली डिफरेंट शेप ऑफ द सिग्नल, ठीक है। लेकिन इक्वल टाइम शिफ्ट इन एवरी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल लीड्स टू अ सिंपल शिफ्ट इन द सिग्नल। अच्छा, अब हम लोगों ने बेसिकली किया क्या था इसमें, मतलब जो प्रोसेस है वो क्या हुआ है, मैथमेटिकल प्रोसेस हम कैसे डिफाइन करेंगे। जो हमारे पास एक्स सी पी है, उसमें जो भी हमारे पास सिग्नल था उसमें कुछ फेज शिफ्ट ऐड हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कांस्टेंट टाइम शिफ्ट सिग्नल की, तो उसमें हमारे पास कुछ टाइम शिफ्ट ऐड हुआ था, ठीक है, यानी कि टाइम शिफ्ट का फैक्टर आया था। अब इन दोनों इक्वेशंस में डिफरेंस है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में ज़रा हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन सेम हो चुकी हैं, ये इक्वेशन और सेम इक्वेशन, लेकिन एक माइनर लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है इसमें। अगर आप इसके फेस को देखो, प्लस माइनस साइन को हम भूल जाते हैं, उस वो उतना फ़र्क उस चीज़ से नहीं पड़ता। अगर आप इसके फेज शिफ्ट को देखो तो दैट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमारे पास जो दो कंपोनेंट्स हैं ना इनपुट के, एक्स वन टी और एक्स टू टी, दे बोथ ऑफ देम हैड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। एक की फ्रीक्वेंसी 1 रेडियन 1 सेकेंड सी, दूसरे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इट वॉज लाइक आई गेस 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों में जब टाइम शिफ्ट इंट्रोड्यूस किया तो बोथ ऑफ देम वेंट थ्रू डिफरेंट फेज शिफ्ट्स, ठीक है। वो उनका टाइम शिफ्ट तो सेम इंट्रोड्यूस हुआ दोनों में, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको इसी इक्वेशन को फेज शिफ्ट के रेफरेंस से देखें तो दे बोथ वेंट थ्रू डिफरेंट फेज शिफ्ट्स एंड देयर इंडिविजुअल फेज शिफ्ट्स वर डिपेंडेंट ऑन देयर ओन फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये जो मतलब हम लोगों ने पहले एक बात की थी और एक हम नतीजे पे पहुंचे थे कि सारे कंपोनेंट्स में अगर एक जैसा टाइम शिफ्ट इंट्रोड्यूस हो तो सिग्नल की ओवरऑल शेप नहीं बदलती। इसको अगर हम मॉडिफाई करके ये कहें कि अगर सारे कंपोनेंट्स में फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस हो तो उनकी ओवरऑल सिग्नल शेप में फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब ओमेगा 1 किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है अगर, तो उसमें जो फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस हो दैट शुड बी, या इफ दैट इज ओमेगा 1 मल्टीप्लाई बाय टी नॉट। इसी तरह से किसी
और उससे उस सिग्नल में जो फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज ओमेगा 2 इंटू टी नॉट एंड सो ऑन, ठीक है। तो द सिस्टम दैट कैरीज दिस थिंग आउट, हम कहेंगे कि ऐसे सिस्टम का फेज लीनियर है। अच्छा, अब यहाँ तक बात समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको FIR फ़िल्टर्स की इंपॉर्टेंस पता लगे। FIR फ़िल्टर्स यही करते हैं कि अगर उन्होंने सिग्नल में टाइम शिफ्ट डालना है तो दे डू इट इन दिस वे वेयर ईच एंड एवरी कंपोनेंट experiences the same phase same time delay, that's why जो सिग्नल की शक्ल है वो ख़राब नहीं होती, ठीक है। ओवरऑल सिग्नल की जो शेप है वो रिटेन करती है एंड आई टोल्ड यू कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज जिसकी वजह से FIR फ़िल्टर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ बी श्योर कि आपको ये लीनियर फेज का कॉन्सेप्ट जो है ये अच्छे तरीके से समझ आए। अच्छा, अब यहाँ तक बताने के बाद कि FIR फ़िल्टर्स इसका इन जनरल ट्रांसफ़र फ़ंक्शन या डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है और दूसरी बात है कि लीनियर फेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। अब हम थोड़ा सा फॉर्मली इनकी टाइप्स वगैरह की बात करते हैं। जनरली जो ट्रांसफ़र फ़ंक्शन जिससे हम रिप्रेजेंट करेंगे FIR फ़िल्टर्स की इक्वेशन को या ट्रांसफ़र फ़ंक्शन को, उसमें जो यहाँ पर समेशन है बेसिकली इट इज़ कैरिड आउट ओवर फिनिट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। इन जनरल इस तरह की इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर आप देखो तो बेसिकली ये हमारे पास m कंपोनेंट्स बनते हैं और should be p of m minus 1. अच्छा जी, तो हमारे पास ये जो डिलेड एलिमेंट्स है ना, अगर आप वो देखो तो दैट आर m माइनस 1 इन नंबर, ठीक है। दैट्स वाई जो फिल्टर का ऑर्डर है वो m माइनस 1 होगा और जो टोटल लेंथ है, लेंथ का मतलब ये है कि जितने कंपोनेंट्स इसमें मौजूद हैं, मतलब B1 इससे पहला कंपोनेंट है, B नॉट इससे पहला कंपोनेंट है जो कि इस इक्वेशन के मुताबिक बेसिकली h ऑफ 0 होगा। B1 इसमें दूसरा कंपोनेंट है जो कि इस इक्वेशन के मुताबिक इसको हम h ऑफ 1 कहेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो टोटल कंपोनेंट्स हैं इसमें वी नीड टोटल m कंपोनेंट्स, ठीक है। तो लेंथ ऑफ फिल्टर यानी कि टोटल कंपोनेंट्स इन दैट इक्वेशन या इन इट स्ट्रक्चर दैट वुड बी m। तो फिल्टर की लेंथ m होगी हमेशा, और या अभी अगले 2-3 लेक्चर्स में हम जब भी m कहेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि हम फिल्टर की लेंथ की बात कर रहे हैं एंड m माइनस 1 वुड बी इट्स ऑर्डर। ऑर्डर डिलेड एलिमेंट्स के लिहाज से डिसाइड होता है। अच्छा जी, ये एक इम्पॉर्टेंट बात होगी जो कि जिसके हिसाब से मतलब हम लोगों ने आगे चलना है। अच्छा, अब हम लोगों ने जब ये कहा कि फ़िल्टर FIR फ़िल्टर का जो फेज़ है इज़ दैट रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसे कांस्टेंट बेसिकली रखने के लिए ना एक कंडीशन भी उसके ऊपर अप्लाई होती है विच इज़ बेसिकली दैट कंडीशन बेसिकली अप्लाइज ऑन इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम रैंडमली इम्पल्स रिस्पॉन्स की कोई भी वैल्यूज़ ले लें और हम डिक्लेयर कर दें कि ये एक लीनियर फेज फिल्टर है, दैट इज़ नॉट द केस। उसको लीनियर फेज बनाने के लिए हमें उसकी इम्पल्स रिस्पॉन्स कुछ कंडीशन लगानी पड़ती है। अच्छा,
अब वो कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा या इम्पल्स रिस्पॉन्स डिज़ाइन होगा, ईदर इट शुड बी सिमेट्रिकल और इट शुड बी एंटी सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि हमारे पास पहला कंपोनेंट से ज़ीरो पे होता है। जो पहला कंपोनेंट है वो आखिरी कंपोनेंट यानी कि जो m-1 वाली पोजीशन पे है उस जैसा हो। जो दूसरा कंपोनेंट है वो सेकंड लास्ट कंपोनेंट जैसा हो। जो तीसरा कंपोनेंट है वो थर्ड लास्ट कंपोनेंट जैसा हो, एंड सो ऑन। सिमेट्रिकल रिस्पॉन्स ऐसा होता है। ठीक है, एंटी सिमेट्रिकल कैसा होता है कि जो पहला कंपोनेंट है वो लास्ट कंपोनेंट के नेगेटिव साइन के बराबर हो। जो दूसरा कंपोनेंट है वो सेकंड लास्ट के नेगेटिव के बराबर हो। जो थर्ड है वो थर्ड लास्ट के नेगेटिव साइन के बराबर हो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इस तरह का जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज़ एंटी सिमेट्रिकल। तो हमारे पास FIR फिल्टर्स के रिस्पॉन्सेज जब सिमेट्रिकल या एंटी सिमेट्रिकल होते हैं तो सिर्फ उसी सूरत में वो लीनियर फेज फिल्टर्स हो सकते हैं। तो इसलिए हम जब अभी फ़िल्टर डिज़ाइनिंग करेंगे भी तो आप ये देखोगे कि आपके पास हमेशा जो एक FIR फ़िल्टर का इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा वो इन दोनों में से किसी एक तरह का होगा। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि एम भी हमारे पास चॉइस है कि एम इवन हो या ऑड हो, तो दो हमारे पास यानी कि दो ऑप्शन सिमेट्रिकल में बनती है, यानी कि सिमेट्रिकल इवन, सिमेट्रिकल ऑड। और इसी तरह से एंटी सिमेट्रिकल में भी एम इवन या ऑड हो सकता है। तो दो चॉइसेस हमारे पास यहाँ पे बनती है, तो टोटल देर आर 4 चॉइसेस। ठीक है, तो एक FIR फिल्टर इज ऑलवेज वन ऑफ दीज 4 टाइप्स टू इंश्योर लीनियर फेज। अच्छा, अब जो सिमेट्रिकल कंडीशन होती है, आई गेस नॉन सिमेट्री भी ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। ओके, नॉन एंटी सिमेट्रिकल में भी ऐसा पॉसिबल है। इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी ये मुझे यहाँ पे प्लस माइनस नहीं डालना चाहिए। ये जो सिमेट्रिकल या एंटी सिमेट्रिकल कंडीशंस हैं इसको इक्वेशन के थ्रू हम लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आप h(n) के कुछ 4-5 सैंपल्स लेकर मतलब h(n) को डिफाइन कर लो, 4-5 सैंपल्स, कुछ m डिफाइन कर लो और फिर इसी क्वेश्चन को प्लॉट करके देखो, आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली इसका क्या मतलब है। ठीक है, या 4-5 सैंपल्स लेने की बजाय ये आप कर सकते हो कि m की एक वैल्यू डिफाइन कर लो, लेट्स सपोज 7, और उसके बाद फिर आपको इवन वैल्यू भी डिफाइन कर लेना और n की वैल्यू को देखो और फिर m-1 माइनस n क्या बनता है वो देखो, तो उससे आपको समझ आ जाएगी कि सिमेट्रिकल और एंटी सिमेट्रिकल क्या मतलब ये माइनस जो है ना ये बेसिकली एंटी सिमेट्रिकल के लिए है और ये जो प्लस है दैट इज़ फॉर सिमेट्रिकल रिस्पॉन्स। अच्छा, अब हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्लस माइनस साइन यानी कि सिमेट्री और एंटी सिमेट्री की कंडीशन और m का इवन या ऑड होना उस पर डिपेंड करते हुए टोटल वी हैव 4 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज। तो हम ज़रा इसको बारी बारी सारे रिस्पॉन्सेज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाला जो हमारे पास टाइप बनती है वी कॉल इट टाइप 1 सिमेट्रिक फिल्टर। ठीक है, टाइप 1 सिमेट्रिक फिल्टर का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है वो हम डिफाइन करते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है बी श्योर टू बी क्लियर या टू क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट बिटवीन लेंथ एंड डिले। इसकी जो लेंथ होती है दैट इज़ ऑलवेज, तो आप दुनिया में जहाँ भी कहीं भी सुनोगे टाइप 1 सिमेट्रिक फिल्टर
तो उसका हमेशा मतलब ये होगा कि उसको इसी इक्वेशन से हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है कि उसकी लेंथ को ऑड अज्यूम किया गया है। अच्छा, तो इस तरह का जो फ़िल्टर होता है उसका रिस्पॉन्स कुछ होता है इस किस्म का। देयर कैन बी नेगेटिव एंड मतलब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स भी हो सकते हैं, और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बीच में कुछ ज़ीरोस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देयर कैन बी अ मिक्स मैच समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये दिस फ़िल्टर दिस टाइप मतलब ये जो हम लोगों ने एक एग्जांपल यहाँ पे बनाई है, बेसिकली इसकी ऑड लेंथ हम लोगों ने शो की है और यस इट इज़ सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी ज़रा एग्जांपल लेकर थोड़ा-सा इसका ट्रांसफर फंक्शन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो लेंथ हम लोगों ने ऑड अज़्यूम की है m = 7 जो कि उसकी लेंथ है, और m-1 जो कि इसका ऑर्डर है, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करने में हमें कितने डिलेड एलिमेंट्स चाहिए। तो सिमेट्री को देखते हुए मतलब पहले तो हम ज़रा इसकी जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं कि वो जनरल इक्वेशन क्या बनेगी। ठीक है, ये इसमें टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज़ मतलब z की पावर -6 या z की पावर में जो 6 लिखा हुआ है, वो इसका ऑर्डर बता रहा है, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं इसमें, वो इसकी लेंथ बता रहे हैं, ठीक है। ओके, अगर कहीं पे कोई कोफिशिएंट ज़ीरो भी है तो स्टिल वो मतलब काउंट ज़रूर होगा उसकी लेंथ में। तो 7 इसकी लेंथ है और 6 इसका ऑर्डर है। अब सिमेट्री की वजह से we know that h of 0 is same as h of 6, ठीक है। h of 1 is same as h of 5 and so on। तो हम ट्रांसफर फंक्शन में जो कुछ चेंज करके या मतलब ये वाली वैल्यूज प्लग इन करके, मतलब h6 की जगह भी हम h0 लिख दें, h5 की जगह हम h1 लिख दें, तो जो चेंज हम ला सकते हैं और एक कंपोनेंट जो होगा ना इसमें, वो हमेशा ऐसे हाली लिखा जाएगा, ठीक है। ऑर्डर डिवाइडेड बाई 2 यानी कि m-1 डिवाइड बाई 2 वाला जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा इस तरह से अकेला लिखा जाएगा। अच्छा, अब हम लोगों ने किया यूँ कि अगर हम इस इक्वेशन में से z(-3) निकाल लें, इस पूरी की पूरी इक्वेशन में से z(3) अगर हम z(-3) कॉमन निकाल लें, तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी। और यहाँ पर ये h(3) जो है वो अकेला आ गया, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोगों ने इस इक्वेशन को, जो हमने h(z) की इक्वेशन अभी लिखी थी, इसको अगर हम डी टी एफ टी लिखें, यानी कि z की जगह e⁻j
से रिप्लेस कर दें सारी इक्वेशन को, तो व्हाट वी गेट, अच्छा ये तो रिप्लेस भी कर दें। दूसरा जैसे हमारे पास यहाँ पर z⁻³ और अच्छा ओके, मैं इसको एक दफ़ा लिख देती हूँ मेरा ख्याल है, और फिर हम उसके बाद जनरलाइज करना शुरू करेंगे, मतलब अगले जो अभी अगली जो टाइप्स होंगी, जो इक्वेशंस होंगी, जो माइनस, ठीक है, ये h 0 के साथ आ गया। अच्छा, अब इन सब के ऊपर या जहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, इनके ऊपर हमने लगानी है आइलर आइडेंटिटी। अच्छा जी, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो ये जो पार्ट है ना इक्वेशन का, दिस इज़ फॉर द फेस कंपोनेंट, ठीक है, और ये जो ब्रैकेट्स के अंदर, करली ब्रैकेट्स के अंदर ये सारा कुछ है, दैट इज़ बेसिकली corresponding to the magnitude part, ठीक है, जो कर्ली ब्रैकेट्स में है दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फिल्टर, टाइप 1 सिमेट्रिक फिल्टर, और ये जो e⁻⁻j3 ओमेगा दैट इज़ बेसिकली फेज ऑफ दिस फिल्टर, ठीक है। और इसको हम जनरलाइज भी अब कर सकते हैं, अभी तो हम, क्योंकि हम लोगों ने m की एक वैल्यू अज्यूम करके ये लिखा था, लेकिन अब हमारे पास थोड़ी सी इस इक्वेशन को देकर इसको जनरलाइज करने की थोड़ी सी ऑप्शन है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड रिस्पांस होगा इसको हम लिख सकते हैं जनरली ऑफ m-1 डिवाइड बाई 2 प्लस, अच्छा ये हम लोगों ने किस तरह से लिखा, अगर आप एम्पलीट्यूड पार्ट में देखो तो दे वुड ऑलवेज बी अ स्टैंड अलोन कोफिशिएंट, जो कि मैंने आपको बताया था कि m-1/2 वाला कोफिशिएंट होता है। वैसे भी आपको याद होगा कि m को हमने 7 लिया था, तो m-1/2 हमारा 3 बनता है, ठीक है। तो ये जो स्टैंड अलोन कंपोनेंट होता है ये बेसिकली इस तरह से लिखा जाएगा जनरली, और 2 को हम लोगों ने कॉमन लिया, और जो समेशन हमारे पास यहाँ पे हो रही है दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 से, अच्छा ये थोड़ा सा मुझे नीचे लिखना चाहिए ताकि ऊपर वाली टर्म पूरी आ जाए। m-1 डिवाइडेड बाई 2, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ विजिबल नॉट, मैं इसको एक दफ़ा फिर थोड़ा बेहतर लिखने की कोशिश करती हूँ। ओके चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह का भी मसला नहीं होगा। m इज इक्वल टू 0 से लेकर m-1 डिवाइडेड बाई 2 -1, ठीक है, m-1 डिवाइडेड बाई 2 -1, और यहाँ पर h ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय cos m-1 डिवाइड बाई 2 माइनस m इंटू ओमेगा। तो इनका जो, इन सारे कंपोनेंट्स का जो सम है उसको हमने इस तरह से क्लोज फॉर्म में लिख लिया, और एक कंपोनेंट जो कि किसी कॉस के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और जो फेज की टर्म है उसको जनरल लिखा जा सकता है, मतलब -3 ओमेगा बेसिकली इसका फेज था ना, तो
इस तरह से अगर मैग्नीट्यूड पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड पार्ट किसी वजह से मतलब वो जो ये करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने जो लिखा था, ठीक है, ये सारी की सारी टर्म किसी वजह से नेगेटिव हो जाती तो वो जाहिर सी बात है कि मैग्नीट्यूड में तो नेगेटिव टर्म नहीं आता ना, वो तो फिर फेज में हमें रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। तो माइनस और m-1/2 ओमेगा प्लस पाई। आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर पाई कहाँ से आया। ठीक है, व्हेन दिस थिंग्स इज लेसर देन ज़ीरो। अच्छा, एक तो ये वाली बात हो गई। और मतलब जनरली एक टाइप 1 सिमेट्रिक फ़िल्टर, टाइप 1 सिमेट्रिक ऑड लेंथ फ़िल्टर का जो जनरल मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स या फेज़ रिस्पॉन्स है वो इस तरह से लिखा जाता है। और आप इसको मैटलैब में भी लेकर है प्लॉट कर सकते हो। अगर मसलन अगर हमारे पास एक 7 लेंथ का हम अज्यूम भी कर लेते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स, कुछ इस तरह का हम अगर उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स अज्यूम करें तो हमारे पास जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग DTFT बनता है या इसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स जो बनता है दैट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, और अगर हम यहाँ पे ज़रा कंपोनेंट्स की तादाद ज़्यादा कर दें, ठीक है, मसलन 6 7 8 और मतलब अभी चलो इसको जनरली तीसरा कहना आसान है कि अगर हम लेंथ बढ़ा दें तो इसकी जो शेप में फ़र्क आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा कि ये थोड़ा सा मतलब शार्प हो जाएगा और यहाँ पे ये कंपोनेंट्स थोड़े से ज़्यादा आ जाएंगे और इस तरह से फ़िल्टर प्लॉट का इम्पल्स मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स प्लॉट होगा अगर हम m को इंक्रीज़ कर दें तो। अच्छा, अब यहाँ इस फ़िल्टर को या इस मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स को देखकर आपने ये नहीं समझना कि टाइप 1 फ़िल्टर हमेशा लो पास फ़िल्टर ही प्रोड्यूस करता है। दिस इज़ नॉट द केस। मैं आपको थोड़ी सी इसकी और एग्जांपल्स लेकर बताऊंगी या हो सकता है कि आपको ये होमवर्क दे दूं कि मसलन अगर आप यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक है, तो फिल्टर का रिस्पॉन्स जो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, 6 को ठीक है, अभी जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स है, अगर हम सारे के सारे नेगेटिव कर दें तो फिर एक और तरह का बनेगा, बीच में हम ज़ीरोस इंसर्ट कर दें फिर टोटली और तरह का बनेगा। तो ये मैंने सिर्फ आपको ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ लेकर एक एग्जाम्पल के तौर पर एक प्लॉट बना के दिखाया है विच टर्न्ड आउट टू बी, यानी कि अगर सारे के सारे पॉजिटिव कोफिशेंट्स हों तो इट टर्न्स आउट टू बी अ लो पास फिल्टर। ठीक है, और उसी में फिर मैंने आपको बताया कि ऑर्डर इंक्रीज़ करें तो वो जो लो पास फिल्टर है वो किस तरह से चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम कुछ पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स करें या ऑल नेगेटिव लें या फिर हम बीच में कुछ ज़ीरोज़ भी इंसर्ट कर दें, इनके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ना, सारे के सारे पॉजिटिव हों, बीच में ज़ीरोस इंसर्टेड हों, सारे नेगेटिव हों, ज़ीरोस इंसर्टेड हों, या ज़ीरोस ना हों, या पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स हों, फिर ज़ीरोस हों या ना हों। तो ठीक है, ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो और हर कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में हमें एक डिफरेंट तरह का फ़िल्टर मिलेगा। तो अभी हम एक्चुअली सारे के सारे टाइप्स एक दफ़ा देख लें तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम कौन से टाइप से कौन सा टाइप यूज़ करके कौन सा फ़िल्टर बनाते हैं। इन जनरल टाइप 1 फ़िल्टर ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, दिस कैन बी यूज्ड टू डेवलप एनी सॉर्ट ऑफ फ़िल्टर। ठीक है, यहाँ पे जो 4 तरह के फ़िल्टर्स होते हैं, लो पास, हाई पास, बैंड पास या बैंड स्टॉप। टाइप 1 फ़िल्टर को यूज़ करके किसी भी तरह का फ़िल्टर बनाया जा सकता है। बाकी जो और 3 टाइप्स हैं उनमें ये प्रोविज़न नहीं है। उसकी वजह क्या है वो भी हम थोड़ा-सा देखेंगे। लेकिन टाइप 1 फ़िल्टर इज़ जनरली यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ फ़िल्टर, जस्ट ये थोड़ा-सा ज़रा कॉमनली सब। तो यस, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बाकी की 3 टाइप्स करेंगे और साथ इसी टॉपिक को ज़रा रीटच करेंगे कि हम कौन से फ़िल्टर कौन सी टाइप को इस्तेमाल करके कौन सा फ़िल्टर बना सकते हैं एंड व्हाई, उसका उसका रीज़न क्या है। ठीक है,
तो इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस करना है बाकी ये 3 टाइप्स पढ़ने के बाद। तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में से कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।